नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी बिलीफ पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है मनु के ऊपर, वह मनु पार्ट 2 होने वाली है। पिछली वीडियो पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा करी थी, वह हमारी चर्चा मनु का जो राजा है वह निरंकुश है कि नहीं है, इस पर डिस्कशन होकर खत्म हुई थी। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसकी शुरुआत हम मंत्री परिषद से करने जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। उसकी जो परिषद है, विधायिका है, जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद वह दंड व्यवस्था की क्या बातें कहता है, उस पर बात करेंगे। और वह न्याय संबंधी विचार की बात करेंगे, जिसमें वह न्याय का आधार दंड व्यवस्था को बताता है। फिर उसकी अर्थव्यवस्था संबंधी विचार में अंततः जो है वह कर सिद्धांत पर मुख्य दृष्टि डालेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए मनु की आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो मंत्री परिषद, मनु ने अपनी मनुस्मृति में मंत्री शब्द का डायरेक्टली कहीं मंत्री शब्द का उल्लेख कहीं है ही नहीं, उसकी जगह सचिव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इंटरप्रिटेटर ऑफ मनुस्मृति जो है वह सचिव शब्द से मंत्री शब्द का अर्थ लगा लेते हैं। तो मनु के राज्य में राजा अहम भूमिका निभाएगा, वह सर्वोच्च होगा, क्योंकि दंड की शक्ति किसके पास होती है? दंड देने की राजा के पास। तो फिर मंत्रियों की आवश्यकता क्यों है? वह कहता है कि राज कार्य में सहायता के लिए। वह मनु मानता है कि अकेले आदमी से सरल कार्य भी मुश्किल हो जाता है। छोटे से छोटा कार्य भी एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, और बड़े से बड़ा कार्य अगर कुछ व्यक्ति साथ मिलकर करें, एकता हो लोगों में, तो वह कार्य आसान हो जाता है मनु की दृष्टि में। तो मनु राज कार्य में सहायता की बात करता है, क्योंकि कई सारे कार्य हैं जो जटिल होते हैं, जिसको राज्य नहीं कर सकता, उसे मंत्री कर सकते हैं। और वह जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बंटवारा करता है, उसमें वह स्पेशलिस्ट जो मंत्री होंगे अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे, जिससे राजा का कार्य और आसान हो जाता है। और यह राजा को एडवाइस देने के लिए भी नियुक्त किए गए हैं, और राजा और प्रजा दोनों लाभान्वित होगी। इस पॉइंट को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मनु कहता है कि अगर मंत्री नहीं होंगे तो राजा के पास भतेरा कार्य, बहुत ज्यादा कार्य होगा। तो जिसकी आड़ में ज्यादा कार्य की आड़ में वो क्या करेगा? वो स्वेच्छाचारी निर्णय ले सकता है, जिससे प्रजा को कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ सकती है। और राजा की जो छवि है वह भी प्रजा की नजरों में धूमिल और खराब हो सकती है। परंतु अगर मंत्रियों की नियुक्ति होगी और मंत्री होंगे, तो क्या होगा कि मंत्री राजा को स्वेच्छाचारी निर्णय नहीं लेने देंगे, और यह एडवाइस करेंगे राजा को कि वह जनता के हित में ही निर्णय ले। तो जिससे क्या होगा कि प्रजा जो है राजा के बारे में अच्छा सोचेगी, और राजा जो है वह स्वेच्छाचारी होने से बच जाएगा। तो जिसके लिए उसने मंत्रिपरिषद की महत्ता पर बल दिया है। वह क्या कहता है? वह कहता है कि मंत्रियों में निम्न ये जो विद्वान, कर्तव्य परायण, शास्त्र ज्ञाता, कुलीन तथा अनुभवी, यह कैपेबिलिटीज जिस व्यक्ति में होगी वही क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। तो उसने ब्राह्मणों का को विशेष महत्व दिया है मंत्री बनने के लिए। वह कहता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्रह्मा का ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र है सॉरी, मनु की दृष्टि में। तो मनु ने मंत्रियों के लिए कुछ योग्यताएं भी बताई हैं, जिनको चलिए देखते हैं। वह कहता है कि जिनके गुरुजन पहले से ही मंत्री रहे हों, या जिसकी ब्लड लाइन मतलब पापा दादा, या मतलब उनके खानदान में कोई व्यक्ति मंत्री रहा हो, उन्हें ही मंत्री बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, मनु ने जो वर्ण व्यवस्था दी है वह ब्लड लाइन की तरीके से एक बात करता है। क्या कहता है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, मतलब ब्राह्मणों की वो जो चली आ रही है, और शूद्र का पुत्र क्या होगा? शूद्र ही होगा। तो कहीं ना कहीं वह ब्लड लाइन की बात करता है कि मतलब पिता जो है उसी कार्य में बेटा स्पेशलिस्ट पारंगत हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर देखें तो मंत्री का पुत्र अगर मंत्री बनता है, मतलब जिसके पिता ब्राह्मण हो और मंत्री रहे हो, और उनका बेटा अगर मंत्री बनता है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी अच्छे से निखर पाएंगी। इसलिए वह कहता है। और गुरु अगर गुरु पहले से ही मंत्री है, तो अपने शिष्य को और अच्छी तरीके से जानकारी दे पाएगा, उसे स्पेशलिस्ट बना पाएगा। इसलिए वह यह बात कहता है। फिर बात करें शास्त्रों के ज्ञान की, तो इसके लिए उसने बाध्य किया है कि यह योग्यता जरूरी है, क्योंकि अगर वह निर्णय लेगा मंत्री, तो उसके पास शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, जिसमें धर्मशास्त्र, कामशास्त्र और अर्थशास्त्र में पारंगत होना भी, विशेषज्ञता होना भी आवश्यक है। और फिर वह जो मतलब योग्यताओं की बात करता है, विद्वान, कर्तव्य परायण, शास्त्र ज्ञाता, कुलीन अथवा अनुभवी होना भी जरूरी है। फिर अगर मंत्रियों की संख्या की बात करें कि कितने मंत्री होने चाहिए एक राज्य में, तो देखिए बस सामान्यता जो मनु है वह कहता है कि 7 से 8 मंत्री रखने का समर्थन करता है। परंतु वह इस पर मतलब सुविधा अनुसार, अंततः वह कहता है कि अपनी सुविधा अनुसार राजा को जितना ठीक लगे, जितने में वो अपने कार्य, अपना जो राज्य है उसका प्रशासन अच्छे से चला सके, उतना रखना चाहिए उसे।
महाभारत में 4 वर्णों से कुल 37 से रखने की बात करी गई थी मंत्री परिषद में, और शुक्र जो अपने शुक्र नीति शास्त्र में 10 मंत्री रखने की बात करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो मनु है वह अपने मंत्रियों की बात करता है, उसके बाद वह उनमें किस प्रकार से विभागों के आवंटन की बात करता है। तो मनु कहता है कि जो वित्त विभाग है वह सूर, दक्ष और कुलीन सदस्य को दिया जाना चाहिए, उसको आवंटित किया जाना चाहिए। रत्न खनिज विभाग शुद्ध आचरण से युक्त व्यक्ति को देने की बात करता है। संधि विभाग वह शुद्ध अंतकरण तथा चतुर कुलीन व्यक्ति को देने की बात करता है। और मंत्री परिषद का जो मुख्य पद है अमात्य का, उसको वह दंड विभाग और सेना विभाग देने की बात करता है। और मंत्रिपरिषद के सबसे डरपोक सदस्य भीरू सदस्य को वह भोजन और शयन कक्ष देने की बात करता है। और राजा के पास खुद राष्ट्रीय एवं कोष होना चाहिए। तो मनु ने मंत्रिपरिषद की अब कार्यप्रणाली पर क्या कहा है उस पर चर्चा करते हैं। तो वह कहता है कि इन प्रशासनिक कार्य में ईमानदार, अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। वह कहता है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मंत्रिपरिषद में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर दृष्टि रखने के लिए राजदूतों के संबंध में वह राजदूतों की नियुक्ति की बात करता है, उसे अभी अंततः देखेंगे। और फिर यह मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली में जो कहता है कि मंत्रणा है वह तो मध्याह्न होनी चाहिए या आधी रात को होनी चाहिए, और गोपनीय तरीके से होनी चाहिए, जिससे शत्रुओं को मतलब इस बारे में जानकारी ना हो कि किस किस विषयों में बात करी गई, इसलिए गोपनीयता रखी जानी चाहिए। और फिर वह यह बात कहता है कि जो इन मंत्रियों की जो मीटिंग है वह या तो एक राजा एक मंत्री के साथ भी कर सकता है, या फिर मंत्रियों की जो पूरा मंत्री परिषद है उसकी एक बार में भी कर सकता है। यह राजा के ऊपर स्वतः है कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर देश हित की बात है तो सारे मंत्रियों को बैठ कर मतलब निर्णय लेना चाहिए, परंतु अगर छोटा मोटा कोई डिसीजन है उसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उसके लिए राजा सिर्फ उसी मंत्री से मीटिंग कर सकता है, मंत्रणा कर सकता है। तो इसके बाद राजदूत के संबंध में जो कुछ जानकारी दी है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम उन्होंने। वह कहता है कि राजदूत उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो निर्भीक हो, मतलब जो डरता ना हो, अच्छा वक्ता हो, देश काल और परिस्थिति को पहचानने वाला हो, और हृदय को पहचानने वाला हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, और अलग अलग भाषाओं लिपियों का ज्ञाता हो। राजा का विश्वास पात्र होना तो अति आवश्यक है। इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें होंगी, उसी व्यक्ति को राजदूत नियुक्त किया जाना चाहिए। अब प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो साम्राज्य की सफलता के लिए, अर्थात किसी भी साम्राज्य की सफलता के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जो प्रशासन है वह गतिशील, व्यवस्थित और संगठित होनी चाहिए, क्योंकि संगठित प्रशासन बहुत ज़रूरी है। और मतलब गति, और राजा को यह पता चल अपने प्रशासन से यह पता चलते रहना चाहिए कि राज्य में क्या क्या चल रहा है। अगर राजा के पास जानकारी ही नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं वह जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है वह गतिशील नहीं रहेगी, एक जगह पर रुक जाएगी, जिससे मतलब राज्य को के संचालन में और मतलब जनता किस चीज़ों से मतलब परेशान है और क्या चीज़ें अच्छी करनी चाहिए इस बारे में राजा को जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो जिस वजह से राज्य कहीं ना कहीं गर्त में जाएगा। तो गतिशील, व्यवस्थित और संगठित प्रशासन किसी भी राज्य की उन्नति के लिए अति आवश्यक बात है। तो मनु का एक स्पष्ट मत है कि राजा 2, 4, 5 और 100 गांवों के बीच अपना राजस्थान स्थापित करे और उस पर शासन करे। और वह बात करता है कि इनमें योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी होनी चाहिए जो शांति व्यवस्था को सही से बना के रख सके। तो मनु जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें वह क्या कहता है, एक बात का और जिक्र करता है कि राज्य को क्षेत्रीय आधार पर और राष्ट्रीय आधार पर पुर, जिसे वह राजधानी भी कहता है, दुर्ग भी कहता है, में बांटा जाना चाहिए। अब वह राजधानी और दुर्ग के बारे में बात कहता है तो उसमें वह कहता है कि चारों ओर से सुरक्षित होनी चाहिए राजधानी, क्योंकि इसमें स्वयं राजा निवास करता है। यह सुविधाओं से परिपूर्ण होनी चाहिए, स्वस्थ भूभाग होनी में बसाई जानी चाहिए जहाँ मतलब कृषि की जा सके, और व्यवस्थित शासन के लिए छोटी बड़ी बस्तियों में बांटना चाहिए इस जगह को। ग्रामों के अलग अलग संगठन की व्यवस्था की बात करी गई है, जिसमें उसने 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, यहाँ पे ग्रामों का मतलब गांव से है, कि अलग अलग संगठनों की व्यवस्था करी है। अब फिर वह कहता है कि ग्राम शासन की जो सबसे छोटी इकाई की बात करी है उसने, उसे वह ग्रामिक नाम से पुकारता है। और ग्रामिक ग्रामिक का जो कार्य होता है वह मुख्यतः शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपना जो उसका कार्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र थोड़ा सा क्षेत्र है उसका, उसमें उसको शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और राजस्व इकट्ठा करना है। वह राजस्व इकट्ठा करके जो एक गांव का मुख्य ग्रामिक है, जो प्राधिकारी है,
वह 10 ग्राम के प्राधिकारी मतलब 10 ग्राम पति और 20 ग्राम के ग्रामिक को उसने विंशति अधिकारी नाम दिया है। 100 ग्राम के ग्रामिक को वह शती कहता है और 1000 ग्राम के ग्रामिक को वह सहस्त्रपति कहता है। तो 1 ग्राम का जो ग्रामिक है वह कर इकट्ठा करके 10 ग्राम पति को दे, फिर 10 ग्राम पति 20 ग्राम 100 ग्राम और फिर 1000 ग्राम सहस्त्रपति पर आ जाएगा। उसके बाद उसने उच्च अधिकारी की व्यवस्था भी करी है जो बीच बीच में इनका निरीक्षण करेंगे। तो मनु अपनी मनुस्मृति में एक विशेष चीज भी दर्ज करता है कि इन अधिकारियों की उसने प्रत्येक अधिकारियों की वेतन भी उल्लेखित कर दिया है, निश्चित कर दिया है। अब वह एक बात कहता है कि ग्राम के अतिरिक्त मतलब प्रशासनिक नगरों में भी जो अधिकारी हैं उनकी बात भी करता है, तो उनको वह स्वार्थ चिंतक के नाम से उल्लेखित करता है, उनको वह स्वार्थ चिंतक के नाम से बुलाता है। तो चलिए अब विधायिका, जिसको उसने विधायिका के नाम से तो नहीं पर परिषद का नाम उसने प्रयोग किया कानून बनाने वाली संस्था का, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, परिषद का अर्थ विधायिका से लिया जाता है पर डायरेक्टली उसने विधायिका का अर्थ नहीं, विधायिका का प्रयोग नहीं किया और परिषद का उसने कई जगह प्रयोग किया है। मनु कहता है कि जो इस परिषद के सदस्य होंगे, विधायिका के सदस्य होंगे, वह बौद्धिक क्षमता के आधार पर होने चाहिए। इनका निर्धारण बुद्धि के आधार पर होना चाहिए, ना कि संख्या के आधार पर। आज के समय में क्या होता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें कोई भी वोट पास होता है तो वह संख्या के आधार पर होता है, परंतु इसमें वह बुद्धि के आधार पर बल देता है। वह कहता है कि जो विधायिका है, परिषद है, कानूनों का निर्माण, नियमों का निर्माण, जो इसके सदस्य होंगे वह बौद्धिक आधार पर होना चाहिए। इसमें 10 सदस्य की बात करी गई है जिसमें 3 वेदों के जानकार भी होंगे तो चलेंगे। अब ये 10 सदस्य हैं कौन कौन? 3 वेद ज्ञाता की बात करी है, एक निर्वक्ता की बात करी है उसने, एक भीमाशंकर, एक निशक्त और एक धर्मशास्त्र कहने वाले जिसको धर्म के बारे में अच्छी जानकारी, धर्मशास्त्रों के बारे में अच्छी जानकारी हो, हर शास्त्र के बारे में, तथा 3 व्यक्ति जो मुख्य व्यवसाय के होने चाहिए। तो अंत फिर वो कहता है कि मतलब अगर इस प्रकार के आपको 10 सदस्य नहीं मिलते, मतलब राजा को इस प्रकार के 10 सदस्य नहीं मिलते, तो वह 3 वेदों के जानकार जो अच्छे भली भांति वेदों से परिचित हों, स्पेशलिस्ट हों इसमें, वह चाहे वह तीनों भी मतलब तीनों वेदों के जानकार नियमों का निर्माण कर सकते हैं। इस बारे में मोरवानी का फिर कथन है कि परिषद ऐसे विद्वान व्यक्तियों से मिलकर बननी चाहिए जिन्होंने वेदों टीकाओं का अध्ययन किया हो और अपने तथ्यों के संबंध में प्रमाण देने में सक्षम हो। मतलब उन्होंने जो भी बात कही हो उसके संबंध में वह अपना मत रख सकें कि उन्होंने यह बात क्यों कही, और अपने तथ्यों के पीछे जो बेस है उसको प्रकट कर सकें। तो मनुस्मृति में कुल, जाति, श्रेणी और जनपद नामक जनता की संघीय संस्था की उल्लेख है। अब यह इन चारों स्तर पर जो उसने बांटी है, उसने यह भी कहा है कि मतलब अगर यह चारों कुल, जाति, श्रेणी और जनपद भी कुछ नियमों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु इन्हें आपस में उस पर सहमति बनाकर वह विधायिका के सामने पेश करनी होगी और विधायिका की मंजूरी परिषद उसने मेनली यूज किया है, हम विधायिका समझने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो परिषद की मंजूरी मिलने के साथ ही यह जो इनके निर्णय हैं जिन पर कुल, जाति, श्रेणी और जनपद नामक जनता की जो संघीय संस्था है वह पहुंचेगी, उस पर विधायिका की मंजूरी मिल जाने के बाद, परिषद की मंजूरी मिल जाने के बाद वह लागू की जा सकती है। दंड व्यवस्था, वह दंड व्यवस्था की क्या बात करता है? वह न्याय को ही दंड का आधार मानता है। वह कहता है कि जो न्याय है उसका आधार ही दंड है, न्याय के लिए ही दंड की बात करता है और वह दंड को राजा से भी सर्वोपरि मानता है। वह कहता है कि दंड और धर्म के नीचे, मतलब उसका जो सिस्टम है उसके नीचे राजा, एक प्लेस है राजा का, उसके नीचे राजा निवास करता है। अब मनु दंड के कारण ही लोग स्थिर रहते हैं। मनु का मानना है कि लोगों का चित्त चंचल होता है और दंड के कारण ही लोग क्या हैं, स्थिर रहते हैं। अगर दंड ना दिया जाए तो लोग अस्थिर हो जाएंगे और राज्य और राजा के आने से पूर्व जो मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाया करती थी, वही वाली स्थिति बन जाएगी। और वह कहता है कि राजा दंड की वजह से ही शासन करता है। जो उसने राज्य की उत्पत्ति बताई तो उसने क्या कहा, दंड की उसने बात करी थी कि दंड की वजह से ही मत्स्य न्याय की स्थिति हटी है और राजा और राज्य का निर्माण हुआ है। तो वह कहता है कि अगर दंड की स्थिति पुनः दंड की स्थिति को हटा दिया जाए, मतलब दंड नहीं दिया जाए, तो राजा और राज्य क्या है, वह दोबारा से एक क्षण भी, मतलब वह नष्ट हो जाएंगे, एक क्षण भी नहीं चल पाएंगे। और राज्य में वह न्यायोचित दंड व्यवस्था की बात करता है। वह इसलिए कहता है क्योंकि यदि अगर राजा ऐसा ना करे तो मतलब जो ताकतवर लोग हैं, अगर वह अपराधियों को दंड ना दे, उचित दंड ना दे, उचित
दंड व्यवस्था, न्यायोचित दंड व्यवस्था का निर्माण ना करे तो जो ताकतवर लोग हैं वह कमजोर लोगों को उसी प्रकार खा जाएंगे जैसे कि जो हम लोग जो मछलियों को मतलब लोहे के उसमें डालकर पकाने लगते हैं और फिर खाते हैं, उसी प्रकार से ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर को परेशान करेगा। जो व्यक्ति कुल, जाति, गण और जनपद में धर्म से विचलित हो उसे यथोचित दंड की व्यवस्था करें। उसने यूनिवर्स के एक सिस्टम की बात करी थी जो हमने पिछली बार बात करी थी पिछली वीडियो में, उसमें उसने रीति का प्रयोग किया था। उसी रीति को पैरेलल लेकर, धरती के समानांतर लेकर उसने धरती पर धर्म की स्थापना करी। और उसकी जो धर्म व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए अगर मतलब कोई इसका वो जो सिस्टम है उसको मतलब अनुपालन ना करे, पालन ना करे और उसको तोड़ने का प्रयास करता है, तो उसको वह क्या कर सकता है, एक दंड व्यवस्था है उससे उसको सजा दे सकता है। और राजा का एक कर्तव्य है कि वह जनता दंड व्यवस्था से ही जो उसने धर्म की बात करी है उसका जनता पालन करे। अब वह 4 प्रकार के दंड की बात करता है, घीक दंड, वाक दंड, धन दंड, वध दंड। वध दंड में वह मृत्यु देने की बात करता है और धन दंड में वह जुर्माना लगाने की बात करता है। और वह कहता है कि दंड के अभाव में राज्य एक क्षण भी नहीं रह पाएगा। क्या वह कहता है कि जो हमने पहले ही बात कर ली कि बिना दंड के राज्य नहीं टिक पाएगा। अब देखिए, राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर भी वह बल देता है। वह कैसे, वह कहता है कि जैसे एक बच्चा अपने पिता और दादा से सीखता है, उनके हर एक्शन उस पर प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार एक राज्य का जो राजा है, जो सर्वोच्च अधिकारी है उस राज्य का, जो मतलब सर्वोच्च राज्य की सत्ता राजा में नीत है, अगर वह राज्य न्यायपूर्ण आचरण करेगा तो जनता भी न्यायपूर्ण आचरण करेगी, क्योंकि जनता क्या है, उसी को फॉलो करती है, राजा को भी फॉलो करती है। इसलिए राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर उसने विशेष बल दिया है। और दंड सामाजिक जीवन का आधार है। वह ये कहता है कि जो उसने बात कही कि मछली की तरह लोग कमजोर व्यक्ति को पका के लोहे की छड़ में खाने लगेंगे, तो उसका मतलब क्या है, वह सामाजिक जीवन का जो आधार है, मतलब जो ये सामाजिक जीवन है वह दंड व्यवस्था की वजह से ही है, क्योंकि दंड व्यवस्था की वजह से ही कोई व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। निम्नलिखित तर्कों से मनु ने दंड के महत्व को सिद्ध करने की कोशिश करी। अब वह 4 पॉइंट बताता है जिसकी वजह से उसने दंड व्यवस्था को सिद्ध करने, महत्व को सिद्ध करने की कोशिश करी है। वह कहता है कि यह मनुष्यों का रक्षक है, जो ताकतवर व्यक्तियों से कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करता है। यह सारे मनुष्यों की रक्षा करता है और यही कारण है कि सब इसका पालन करें। वह कहता है कि दंड व्यवस्था सर्वोच्च एवं शक्तिमान है, राजा भी इसी के अधीन, इसी की वजह से शासन करता है। अगर दंड व्यवस्था ना हो तो राजा शासन ना कर पाए। और जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा एवं देखभाल, जो अभी हमने देखा था, तो ये सामाजिक व्यवस्था की रक्षा भी दंड करता है और उसकी देखभाल भी दंड करता है। तो इसका पालन इसकी सिद्धि प्रकट करता है, इसके महत्व को वह प्रकट करता है। अब वह क्या कहता है कि राज्य है उसकी वृद्धि के लिए दंड व्यवस्था अनिवार्य है, और राज्य की संपत्ति की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा और रक्षा के लिए भी दंड व्यवस्था अनिवार्य है। और दंड देने वाला व्यक्ति जो है वह राजा है और राज्य में सर्वोच्च है। तो दंड सर्वोच्च एवं शक्तिमान है, तो दंड देने वाला जो व्यक्ति होगा वह क्या होगा, राजा, राज्य में सर्वोच्च होगा। और प्राचीन जो भारतीय साहित्य है उसमें भी जो दंड संबंधी विचार हैं उसको मतलब संप्रभुता का आधार बताया गया है। तो अब हम मनु के न्याय संबंधी विचार की बात करते हैं। तो सामान्यतः जो मनु है वह 2 प्रकार के विवाद की बात करता है। हिंसा के कारण कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, कुछ धन संबंधी विवाद होते हैं। हिंसा के कारण किसी में मार पिटाई हो गई तो उसके कारण विवाद उत्पन्न होते हैं, और धन संबंधी, भाई भाई में धन को लेकर, बंटवारे को लेकर, या किसी का धन चोरी कर लिया किसी ने, उन संबंधी चीज़ों की वह बात करता है। तो वह कहता है कि राजा को स्वयं विवादों का समाधान करना चाहिए या फिर योग्य ब्राह्मण की नियुक्ति करनी चाहिए। वैसे तो वह कहता है कि राजा को स्वयं विवादों का निपटान करना चाहिए। अगर राजा नहीं कर पाता तो उसे ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए। और फिर वो कहता है कि जो ब्राह्मण नियुक्त होगा उस फिर 3 और सदस्य मतलब के साथ मिलकर जो ब्राह्मण है वह उस विवाद का निपटारा करेगा। मनु अपेक्षा करता है कि सभी विवाद न्यायपूर्ण ढंग से और पूर्ण निष्पक्षता से होंगे। तो मनु कहता है कि जो न्यायाधीश मतलब जो ब्राह्मण हैं, वो जो न्यायाधीश हैं जो हर विवाद का निपटारा करेंगे, धर्म सभा, जहाँ मतलब इन विवादों का समाधान होता है उसे धर्म सभा के नाम से जाना जाता है, और धर्म सभा का जो मुखिया होता है वह राजा ही होता है। फिर वह कहता है कि अगर पूर्ण निष्पक्षता से
इसका समाधान नहीं होता है, तो यह असत्य अगर असत्य अगर सत्य को पराजित करता है, तो इस जो जिन सदस्यों ने भी मतलब यह डिसीजन दिया होगा, यह निर्णय लिया होगा, तो उन वो क्या है कि मतलब वह सारे सदस्यों के समेत पाप से नष्ट हो जाएंगे, उनका पाप बढ़ जाएगा और जिस कारण से वह नष्ट हो जाएंगे। और वह ये भी कहता है कि न्यायाधीशों को मतलब वेदों की जानकारी वाला होना चाहिए, स्पष्ट रूप से वह कहता है, और शूद्रों को यह महत्वपूर्ण दायित्व नहीं देने की बात करता है। वह कहता है कि न्यायाधीशों को शारीरिक भाषा, मुख्य संकेत, मनोविज्ञान समझने वाला भी होना चाहिए, जिससे अगर कोई मतलब व्यक्ति जो है वह झूठ बोल रहा है, तो न्यायाधीश को तुरंत पता चल जाए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और उसको वह मतलब फिर गौर से उसको देख सके, और सही निर्णय लेने में, एक न्यायोचित निर्णय लेने में यह जो कैपेबिलिटीज हैं वह मंत्री को न्यायाधीश को सहायता करें। वह और फिर वो कहता है कि सत्यता की जांच करने के लिए दो प्रकार के प्रमाण की बात करता है, करने की बात करता है, जिसमें वह लिखित, युक्ति तथा साक्षी आदि का भी परीक्षण करना चाहिए। वह मानुष प्रमाण और दिव्य प्रमाण की बात करता है। वह कहता है कि पहले तो मानुष प्रमाण के आधार पर ही किसी भी जो विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, कि इसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर अंततः मानुष प्रमाण से सफलता ना मिले तो दिव्य प्रमाण पर जाना चाहिए। मानुष प्रमाण को वह 3 भागों में व्यक्त करता है, बांटता है, 3 भेद बांटता है उसके, एक लिखित, एक युक्ति और एक साक्षी। तो लिखित को हम देखते हैं। तो लिखित जो वो है, साक्ष्य है, उसको वह सर्वाधिक क्या देता है, महत्व देता है। वह कहता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित में वो प्रमाण देना। परंतु वह ये भी कहता है कि राजा को यह भी देखना चाहिए कि जो प्रमाण है वह किसी से बलपूर्वक मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग कर या उस पर कोई दबाव डालकर तो नहीं लिया जा रहा। अगर ऐसा है तो उसकी भी जांच करनी चाहिए। और फिर वह यह कहता है कि झूठ बोलने वाले सेवक और शत्रु, सन्यासी, कोढ़ी के ऊपर विश्वास नहीं करने की बात करता है। और वह कहता है कि साक्ष्य के पूर्व शपथ लेने का विधान भी उसने रखा है, और वह जो ब्राह्मण गवाह है उसकी मतलब विशेष महत्ता बताई है। उसने ब्राह्मण गवाह के तौर पे जो बात कहता है उसको मतलब एक अलग ही महत्व की उसने बात करी। अब युक्ति की बात करें तो वह कहता है कि किसी व्यक्ति के पास अगर किसी की वस्तु 10 साल से अधिक समय से है या उसका उपभोग कर रहा है, भोग कर रहा है, तो वह वस्तु उसी की हो जाएगी। युक्ति में वह यह बात कहता है। परंतु वह फिर एक एक्सेप्शन बताता है कि अगर यह मामला बालक और पागल का ना हो, तो अगर यह मामला बालक और पागल का होगा तो ये एक उसका एक्सेप्शन है। फिर वह साक्षी की बात करता है, साक्ष्य से बात करता है। फिर अब दिव्य प्रमाण पर आए तो वह क्या कहता है कि सर्वप्रथम तो मानुष प्रमाण की बात हो, अगर उससे मामला नहीं सुलझता है, निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं, न्यायोचित निर्णय नहीं होता है, तो उसके बाद दिव्य प्रमाण की बात करता है, जिसमें वह शपथ लेना, जल में डूबना, जलती अग्नि को ग्रहण करना, और जल में डूबना, जलती अग्नि को ग्रहण करना की आदि की बात करता है, जो दिव्य प्रमाण में आते हैं। यह प्रमाण तभी प्रासंगिक होंगे जब मनुष्य प्रमाण विफल हो गए। पहले मनुष्य प्रमाण को वरीयता दी गई है। अब बात करें उसके न्यायिक पुनरावलोकन तत्व की, तो आज के समय में तो न्यायिक पुनरावलोकन है ही, जो हमारी न्यायपालिका है उसके पास। परंतु पुराने समय में जब मनुस्मृति लिखता है उसमें भी न्यायिक पुनरावलोकन की बात करी गई है, कि राजा को अगर लगता है कि किसी मामले में, या जो न्यायाधीश हैं जिन्होंने निर्णय लिया, अगर उन्हें लगता है कि किसी भी मामले में न्यायोचित नहीं है, अन्यायपूर्ण हुआ है, तो उसको वह दोबारा अपने समक्ष ला के उसका दोबारा से निर्णय कर सकते हैं, उस मामले को दोबारा सुलझा सकते हैं। स्त्रियों के लिए स्त्री साक्ष्य की उसने बात करी है कि स्त्रियों के लिए सिर्फ स्त्री साक्ष्य होने चाहिए। अब उसके अर्थव्यवस्था संबंधी विचार पर थोड़ा प्रकाश डालें तो वह प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए राजकोष बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे किसी भी प्रशासन को मतलब प्रशासन को संभालने के लिए, चलाने के लिए उसको मतलब जो वेतन देना पड़ेगा उसके लिए, और पूरे राज्य को चलाने के लिए प्रशासन बहुत आवश्यक है। और राजा जो अन्य मतलब जनता के हित में जो कार्य करता है उसके लिए भी, अधिकारियों के लिए भी मतलब यह बहुत जरूरी शर्त है अर्थव्यवस्था संबंधी बात में। अब आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर राज्य है उसको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें चाहे मतलब
अपने प्रशासन को संभालने के लिए जो जितना भी खर्च आता है, अगर वह सही से प्रयोग नहीं कर पाएगा तो उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इफेक्टिव रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह क्या होगी, स्थिर हो जाएगी। उसने एक प्रशासनिक व्यवस्था के गतिशील रहने की बात करी है, और जो प्रशासनिक व्यवस्था गतिशील, व्यवस्थित और संगठित रहेगी तो उससे क्या होगा कि साम्राज्य सुदृढ़ रहेगा। जनता के साथ राजा, और फिर वह राजकोष की जो बात करता है, मतलब जो कर की बात करता है, उससे रिलेटेड ही वह कहता है कि राजा को जनता से पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक राजा राजा को वह जनता का पिता समान बोलता है, और जो प्रजा है वह राजा की पुत्र के समान है। अब राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या क्या है, वह बलि, शुल्क और दंड कर की बात करता है। बलि मुख्यतः साधन है जिससे राजा को आय प्राप्त होती है, राज्य को आय प्राप्त होती है। बलि ही है जिसे कर के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के कर इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद अगर शुल्क की बात करें तो इसमें अलग अलग वस्तुओं की चुंगी से प्राप्त कर जमा किया जाता है, और ये शुल्क मतलब जैसे आजकल टैरिफ्स हैं तो उससे भी रिलेट किया जा सकता है। अब दंड कर क्या है, किसी भी राजा ने, और जो मतलब जितनी विधायिका हैं और न्यायपालिका जो रूल फॉलो करवा रही है, अगर न्यायाधीश जो रूल फॉलो करवा रहे हैं अगर वह सही रूप से फॉलो नहीं होते और कोई व्यक्ति उसको तोड़ता है तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर जुर्माना अगर लगाया जाएगा तो जो जुर्माना है, जो आर्थिक जुर्माना है, उसे ही दंड कर के नाम से जाना जाता है। अब फिर वह आखिर में बात कहता है कि कर कर जो है वह जनता के कल्याण के लिए है। कर कल्याण के लिए है, ना कि विलासिता के लिए। इसमें वह कहना चाहता है कि राजा अपनी मर्जी से कर ना लगाए, वह जो कर लगाएगा वह जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए, वह जनता की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए होना चाहिए, व्यथा मुक्ति के लिए होना चाहिए। उसके मन मुताबिक नहीं, अपनी विलासिता के लिए, अपने मदिरा पान के लिए, अपने रमने के लिए, मतलब आदि चीजों के लिए वह खर्च ना करे। फिर वह कर सिद्धांत की बात करता है। अब कर सिद्धांत उसका मतलब महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब इसमें थोड़ा सा मतलब अभी इसको हल्का सा बाद में देखते हैं, उससे पहले थोड़ा मतलब बेस की बात करते हैं। राजनीतिक एवं अ, राजनीति और अर्थशास्त्र में वह एक अटूट संबंध बताता है। राजनीति और अर्थशास्त्र में मनु एक अटूट संबंध बताता है, और वह कर का भार, मात्रा, आवश्यकता अनुसार अत्यधिक कर से असंतोष, मतलब कर का जो भार है वह जनता पर उचित होना चाहिए। राजा को यह देख लेना चाहिए कि जनता कितना कर भर सकती है, उसकी मात्रा न्यूट्रल होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार मतलब अगर युद्ध की स्थिति चल रही है तो वह कर की जो मतलब कर है उसे बढ़ा सकता है, और सामान्यतः स्थिति में उसे कर अधिक नहीं लेना चाहिए जिससे जनता में असंतोष बढ़ता है। और फिर उसने एक बात कही है कि मतलब कर के कारण ही अगर वह गलत चीज़ें जनता पर लागू करता है तो जनता क्या है कि उसे गद्दी से उखाड़ कर फेंक भी सकती है, और उसकी मृत्यु का भी कारण वह खुद होगा अगर जनता उसको मौत के घाट उतारती है तो। अब इस प्रकार वह कहता है कि कर इस प्रकार वसूल किया जाए कि गरीब जनता पर कम भार पड़े और समृद्धशाली लोगों पर अधिक। वह प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करता है कि अमीर अधिक कर दे और गरीब अधिक कर ना दे। कर ना लेने से राजा के अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है। वह कहता है कि अगर जो राजा है वह अत्यधिक कर लेगा तो मतलब प्रजा के जीवन का एक तरीके से अंत हो जाएगा, प्रजा खुश नहीं रह पाएगी, अपना भरण पोषण सही से नहीं कर पाएगी। और अगर राजा अगर अधिक कर लेता है तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। अब मनु का जो कर वसूल है वह प्रजा से निम्न सिद्धांत के आधार पर वह कर लेने की बात करता है। प्रजा रक्षण का सिद्धांत, लाभ पर कर का सिद्धांत, राष्ट्रीय योजना सिद्धांत तथा मुक्ति सिद्धांत, तो इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो प्रजा रक्षण का सिद्धांत वह कहता है कि प्रजा से जो कर लिया जा रहा है उसकी जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए लिया जा रहा है। अगर जो राजा है उनकी जीवन संपत्ति की रक्षा सही रूप से नहीं कर सकता तो उससे यह प्रजा रक्षण का सिद्धांत कर लेने का मतलब जो अधिकार है वह नहीं है, वह कर नहीं ले सकता अगर वह इन चीज़ों की जनता की रक्षा नहीं कर सकता। लाभ पर कर का सिद्धांत वह कहता है कि किसी भी वस्तु के व्यापार या व्यापार पर हुए व्यय के पश्चात जो मतलब एक विशुद्ध लाभ जो बचता है उसमें उसको कर लगाया जाना चाहिए। लाभ पर कर का सिद्धांत यह कहता है। फिर वह राष्ट्रीय योजना सिद्धांत की बात करता है कि राज्य को ध्यान में रखकर, राष्ट्र को ध्यान में रखकर उसे कर का निर्धारण करना चाहिए। व्यथा मुक्ति सिद्धांत की वह बात करता है कि कर्ज इस हिसाब से वसूल किया जाए जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट और अभाव ना हो। अमीर से थोड़ा ज्यादा लिया जाए और गरीब से थोड़ा कम लिया जाए, और गरीब पर अधिक कर का भार ना डाला जाए,
और उसकी कष्ट और अभाव को समझा जाए। अब फिर व्यथा मुक्ति सिद्धांत के अंदर ही मनु बात कहता है कि जिस प्रकार जोक, बछड़ा, मक्खी थोड़े थोड़े खाद से मतलब अपना भरण पोषण करते हैं, जैसे जोक थोड़े से रक्त से अपना पेट भर लेता है, बछड़ा थोड़े से दूध से अपना पेट भर लेता है, और मक्खी का जो आहार होता है वह थोड़ा सा ही मधु होता है। इसी प्रकार जो राजा है उसको प्रजा से वार्षिक आधार पर मतलब थोड़ा थोड़ा कर वसूल करना चाहिए। अधिक कर लेने के निषेध सिद्धांत की भी वह बात करता है। वह कहता है कि राजा प्रजा पर उसके सामर्थ्य के अनुसार ही कर लगावे। अगर वह उससे बाहर कर लगाता है, उसके सामर्थ्य से बाहर, तो उसके अधिक कर निषेध सिद्धांत की वह बात करता है। फिर वो कहता है कि जो राजा मूर्खतावश अपने अधीन प्रजाजन से अधिक कर वसूलता है, वह स्वयं अपना और अपने बंधु बांधवों का नाश करता है। वह कहता है कि जो राजा अपने अंतर्गत प्रजा से, अपने अधीन प्रजा से ज्यादा कर लेती है, तो उससे फिर एक समय बाद वह उसके अपने अंत और उसके बंधु बांधव के अंत का कारण बनता है। और जो बात हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि मनु कहते हैं कि जो राजा है उसको जनता अपनी गद्दी, उसकी गद्दी से उखाड़ भी सकती है, और उसकी मृत्यु का कारण वह स्वयं होगा अगर वह गलत तरीके से व्यवस्था चलाता है। अब करों के दर की बात करी जाए तो मतलब पशु और स्वर्ण पर वह 5वां भाग लगाने की बात करता है। अलग अलग भूमि, अलग अलग भाग मतलब कि अलग अलग भूमि से तात्पर्य है कि मतलब कोई भूमि ज्यादा उपजाऊ है, कोई मध्यम रूप से उपजाऊ है, और कोई मतलब बहुत कम उपजाऊ उपजाऊ ही नहीं है, तो उस हिसाब से उस पर कर लगाने की बात करता है। छठा भाग, 8वां भाग, वह 12वें भाग की इसमें बात करता है। अब वो कहता है कि कारीगर, बढ़ई, मजदूर आदि से हर महीने में एक दिन काम करवाना चाहिए। वह इनसे करना लेकर इनसे अपने राज्य में और मतलब जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इनसे महीने में एक दिन कर के अलावा इनसे काम करवाने की बात करता है। और फिर वह कहता है कि मतलब वृद्ध से, अपंग से और अंधों से कर लेना राजा को नहीं चाहिए। ब्राह्मणों से किसी प्रकार के कर नहीं लेने की बात करता है। और फिर वह वृक्ष, मांस, घी, गंध, औषधि, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और पत्थर से बनी सभी वस्तुओं पर छठा भाग कर के रूप में लगाने की बात करता है। फिर अंततः वह कर संबंधी जो इसका विचार है मनु का, अगर हम देखें तो तर्क संगत, व्यवहारिक और समय अनुकूल है। क्योंकि कभी वह छठे भाग, 8वें भाग, 12वें भाग की जो यह बात करता है वह परिस्थिति के अनुसार बात करता है। तो यह चीज़ क्या है कि यह समय अनुकूल तत्व को दर्शाती है। उसके बाद जो इसका मतलब तर्क संगत, जो प्रैक्टिकल अगर कहें तो भी गलत नहीं होगा, यह इसलिए है क्योंकि यह अमीर से, प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करता है, अमीर से थोड़ा अधिक कर और गरीब से कम कर लेने की बात करता है। और यह मतलब व्यवहारिक है। जनता जितना कर दे सकती है उसके सामर्थ्य के अनुसार ही राजा को कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं अंत करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो उसको कमेंट करके पूछिए। और अगली जो वीडियो है उसमें हम मनु के परराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में और उसका जो समाज दर्शन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डीयू में भी, जिस पर मेनली चर्चा करी गई है, उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।